नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 18 में अपन पढ़ेंगे भारतीय वैज्ञानिक, उनका जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियां। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में और उनकी क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी आपको इस नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विज्ञान के दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन कौन से? एक होता है आधारभूत विज्ञान और एक होता है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। यानी विज्ञान को दो अलग-अलग पक्ष में बांट दिया है सामान्यतः। एक होता है आधारभूत और दूसरा होता है अनुप्रयोगिक। देखो इसके अंदर अनुप्रयोगिक के अंदर कौन सा करते हैं? यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ये देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के संदर्भ में जो विज्ञान है उसको आधारभूत विज्ञान कहते हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था से समझते हैं आप देश का विकास कितना हुआ, उसके लिए जो काम होते हैं वो आते हैं अनुप्रयोगात्मक विज्ञान के अंदर। आधारभूत के अंदर इसमें वैज्ञानिक मानसिक समझ और तकनीकी विकास होता है। इसके अंदर क्या होता है? वैज्ञानिक मानसिकता यानी नई मानसिकता, समझ और तकनीक, नई खोज और इनका अलग आगे विकास होता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, वो होता है आधारभूत विज्ञान। तो विज्ञान को दो महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया, आपको पता है कौन कौन सा? एक होता है आधारभूत और एक होता है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। इसके बाद अपन बात करें विज्ञान के दोनों पक्षों को समृद्ध बनाने के लिए यानी और अच्छा बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों पक्षों को और आगे विकास के लिए यानी आगे और बढ़ाने के लिए क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिक के जीवन परिचय उपलब्धियां निम्न है। कुछ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं वैज्ञानिक, तो अपन क्या है कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे इसके अलावा भी महत्वपूर्ण बहुत है, लेकिन कुछ खास है उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सुश्रुत। सुश्रुत कौन से? महर्षि थे, ठीक है, उनके बारे में। इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी अभी अपन पढ़ रहे हैं 2019 चल रहा है। 2019 से यानी ये 2019 और उससे भी 600 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी के आश्रम से चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया। यानी धन्वंतरी का आश्रम था जहां से इन्होंने ये चिकित्सा ज्ञान यानी इलाज करना सीखा। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा का परिष्कार किया। ये पहले डॉक्टर थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करने के बारे में बताया। ऑपरेशन किए इन्होंने, बहुत सारे ऑपरेशन किए लोगों के और उनका अंगों को सही किया ऑपरेशन करके। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न बनता है कौन से चिकित्सक सबसे सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा प्रदान करने वाले कौन से थे? तो वो थे सुश्रुत। तो सबसे पहले शल्य चिकित्सा इन्होंने ही बताई थी। इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, ठीक है, और ऑपरेशन के साथ साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखा। कौन सी बातों का? कि जो ऑपरेशन के लिए उपकरण काम में आते हैं उन उपकरणों को क्या करना, पहले गर्म कर लेना ताकि उसके ऊपर कोई जीवाणु कीटाणु वगैरह लगे हुए हैं तो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ऑपरेशन से पहले उनको गर्म कर लेना। ऑपरेशन के करते समय रक्त का थक्का नहीं जमने के लिए क्या करते हैं, विषयुक्त यानी कोई जहरीली चीज काम में नहीं आ जाए इसके लिए वो अलग अलग जैसे कोम वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तो वो काफी इनके बारे में उनको नॉलेज था शल्य चिकित्सा के बारे में। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के पिता भी कहा जा सकता है। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी की। इनकी जो बुक है अपन पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता, इनकी जो पुस्तक है सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी थी, उसके अंदर अपन पढ़ने को मिलता है कि इन्होंने नाक, कान, होठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी भी की। तो प्लास्टिक सर्जरी भी उस समय इनको पता था, इन्होंने उनकी भी खोज की, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया। इसके बाद इन्होंने शल्य चिकित्सा में 101 उपकरणों का ज्ञान प्रदान किया। यानी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के समय काम आने वाले उपकरण थे, 101 उपकरणों के बारे में बताया, ठीक है, बहुत सारे उपकरण होते हैं उसके बारे में बताया। इनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन है। इनके द्वारा जो रचित थी एक किताब है जिनके सुश्रुत संहिता, इनके द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ। इनमें क्या है, शल्य चिकित्सा का पूरा वर्णन किया हुआ है कि शल्य चिकित्सा कैसे करना है, क्या कुछ है, तो सारा इसके अंदर वर्णन मिलता है। तो ये था सुश्रुत के बारे में। आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक की जिनका नाम है चरक। देखो चरक कौन थे?
चरक आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य थे, यानी आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की और लोगों को बताया। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय तथा शरीर की प्रतिरक्षा की धारणा दी, यानी इन्होंने सबसे पहले अपने शरीर में भोजन के पाचन के बारे में, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा यानी लोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने जो धारणाएं दी। इनके अनुसार शरीर को कार्य करने के कारण 3 दोष होते हैं। जब शरीर अपना काम में लिया जाता है तो 3 दोष होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है पित्त, कफ और वात। ठीक है, पित्त, कफ और वात। शरीर में इन तीनों दोषों के असंतुलन से बीमारी होती है, यानी इन तीनों दोषों में अगर असंतुलन हो जाता है, अगर ये लगातार सही मात्रा में रहते हैं तब तक तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, कोई कम ज्यादा हो जाता है तो अपना शरीर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है और अपने को बीमारी लग जाती है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है चरक संहिता। कौन सा ग्रंथ है? चरक संहिता इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आपसे पूछे संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो चरक संहिता। और ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। पिछली बार तो पेपर में पूछा हुआ था चरक संहिता कौन सी भाषा का ग्रंथ है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने 2000 वर्ष पूर्व ये अनुवांशिकी को जान लिया था। इन्होंने आज से लगभग 2000 साल पहले ही इनको अनुवांशिकी के बारे में जान लिया था। अनुवांशिकी का मतलब होता है शिशु का निर्धारण कैसे होता है, यानी लड़का या लड़की उत्पन्न होता है, बच्चा होता है तो लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, जैसे कुछ अगर मान लो बच्चे में लंगड़ापन हो गया, बहरापन हो गया, ये उसके अनुवांशिक गुण होते हैं। अगर उसके बच्चे में आ गए या माता पिता के गुण कुछ कमी रह जाती है, वो बच्चे में आ जाती है, तो उसका अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। अनुवांशिक गुण का मतलब होता है जो गुण माता पिता से बच्चे के अंदर आते हैं, उसको उन्होंने 2000 वर्ष पहले ही जान लिया था। वैसे अपन अनुवांशिक के जनक किसे कहते हैं? जॉन ग्रेगर मेंडल को, लेकिन इन्होंने उनसे बारे में पहले ही इनके बारे में जान लिया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम हृदय को शरीर का केंद्र बताया। सबसे पहले ये बताया कि शरीर का केंद्र कौन सा है? हृदय। सभी क्रियाओं का संचालन यहां से होता है। हृदय मतलब मेन केंद्र है, शरीर का मुख्य भाग हृदय होता है। इसके बाद इन्होंने देखो कहा चरक संहिता में चिकित्सक तथा चिकित्सा विद्यार्थियों को निर्देश दिए। इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से, चरक संहिता माध्यम से क्या किया, जो चिकित्सक यानी डॉक्टर और चिकित्सक विद्यार्थी यानी जो डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, एक तो जो डॉक्टर बने हुए हैं, एक जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर की, उनको निर्देश दिए कि रोगियों को किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई रोगी है, अगर उसको कोई भी अपने मान लो कोई दूसरी दुश्मनी है या उससे कोई अपनी आनाकानी हो रखी है, तो उसको उस बात को साइड में रखते हुए अपने को उसको एक पेशेंट की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, यानी उसको पेशेंट समझकर उसका इलाज करना चाहिए, ना कि अपने का शत्रु समझकर उसको इलाज करना चाहिए। देखा, दूसरा रोगी का घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। अब अपन जैसे डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो अपनी जो भी कहानी होती है वो बता देते हैं, या अपने घर पे डॉक्टर आता है जब इलाज करने तो उसको सारी की सारी कहानी बता देते हैं। ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर वो घर की कहानियां बाहर जाके बता दे, तो ऐसा किसी भी चिकित्सक को नहीं करने की सलाह देता है चरक संहिता पुस्तक। चिकित्सक को हमेशा ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। और इन्होंने कहा चिकित्सक अगर कोई डॉक्टर है तो हमेशा नए नए इलाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर बन गया एक बार तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ दे, आगे ज्ञान प्राप्त करना ही छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद पढ़ते हैं चरक शब्द का अर्थ है वो है चलना। चरक शब्द का अर्थ है चलना। चलना क्यों पड़ा इनका नाम? देखो ये क्या करते थे, दूर दूर तक जाकर लोगों का इलाज करते थे और इसके बारे में, इस चिकित्सक इलाज के बारे में उनकी जानकारी देते थे, शिक्षा देते थे, इलाज की शिक्षा देते थे और दूर दूर तक पैदल चलकर क्या करते थे, लोगों को इलाज करते थे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? चरक। तो ये था चरक के बारे में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखने अगला वैज्ञानिक सीवी रमन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी रमन का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। का जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु में हुआ। इनका जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु में हुआ। इन्होंने एमएससी भौतिक विज्ञान से की। इन्होंने एमएससी की वो भौतिक विज्ञान से की। इनका चयन महालेखपाल में हुआ जो बाद में इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने जब एमएससी की तब इनकी एज लगभग 19 वर्ष थी और इन्होंने एक प्रायोगिक परीक्षा का पेपर दिया
यानी कंपटीशन का पेपर देकर इन्होंने क्या किया, महालेखपाल यानी अकाउंटेंट की पोस्ट पर इन्होंने नौकरी मिल गई इनको 19 साल की आयु में। तो उस नौकरी में क्या था, इनको पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इनकी आगे की जो अध्ययन था वो नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, वो नौकरी वहां से छोड़ दी। फिर इन्होंने क्या किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय था, वहां पर प्रोफेसर के पद पर रहते हुए इन्होंने क्या किया, रमन प्रभाव यानी वहां से पद के बाद में कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था वहां पर प्रोफेसर की नौकरी मिली। वहां पर रहते हुए इन्होंने क्या किया, साथ में स्टडी करते हुए रमन प्रभाव का खोज की, रमन प्रभाव की खोज की, ठीक है, जिनके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस रमन प्रभाव के कारण इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है, यानी रमन प्रभाव कह दो या रमन प्रकीर्णन कह दो, एक ही बात है। प्रकीर्णन का मतलब होता है छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके द्वारा जो प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन करना, यानी प्रकाश के रंग को बाकी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, बाकी एक ही रंग दिखाते हैं। जैसे आसमान का नीला कलर है तो आसमान में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, अपने वायुमंडल में क्या है, बहुत छोटे छोटे कण हैं जो नीले कलर को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, बाकी का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है, तो अपने को वो कलर दिखाई देता है। इनके अनुसार प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव्य के बीच अंतःक्रिया होती है जिससे प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। यानी प्रकाश जब द्रव्य के अंदर से गुजरता है, यानी किसी भी माध्यम से या द्रव्य के अंदर से गुजरता है, तो वहां से क्या होता है, प्रकाश और उस द्रव्य के बीच में क्या होता है, क्रिया होती है, आपस में अंतःक्रिया होती है, जिसकी वजह से अपने को क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन होता है। देखो प्रकाश का परिकीर्णन आप समझ गए होंगे, जैसे आकाश का नीला कलर है, आकाश के अंदर अपने वायुमंडल के अंदर वायु के कण और भी बहुत सारे गैसों के रिंग के कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं, तो जितने छोटे कण होते हैं जिसकी वजह से अपने को क्या है, उसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है, उसके आते तो सूर्य के सातों कलर उसके आके टकराते हैं। जैसे ये मान लो कण है, इसे सातों के सातों कलर आके टकराए, ठीक है, ये नीले कलर को तो इसने अवशोषित कर दिया, बाकी सभी को वापस भेज दिया, ठीक है, तो अपने को कौन सा दिखेगा, ये नीला कलर दिखेगा, ठीक है। तो एक कलर का आपको ये होता है प्रकीर्णन का मतलब। पानी में भी बहुत छोटे कण होते हैं जिसकी वजह से गहरा पानी ये दिखाई देता है। अगर अपन वायुमंडल से बाहर जाके आकाश को देखेंगे तो बिल्कुल काला नजर आएगा, बिल्कुल ब्लैक का, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनको आकाश काला नजर आता है, तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब। अब देखो रमन ने समुद्र व आकाश का नीले रंग का कारण बताया, यानी समुद्र का नीला रंग क्यों होता है, आकाश का नीला रंग क्यों होता है, इसका कारण किसने बताया, रमन ने। तथा ठोस द्रव्य और गैसों का अध्ययन किया, ठोस द्रव्य और यानी जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है उनके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा चुंबकीय शक्ति यानी चुंबक के अंदर शक्ति होती है उसके बारे में बताया, एक्स किरणें उसके बारे में बताया, पदार्थ की संरचना यानी पदार्थ की संरचना कैसी होती है उसके बारे में, वर्ण यानी प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रकाश जो सूर्य से आने वाला प्रकाश कितने रंगों का होता है, 7 कलर का। उसके अंदर ध्वनि पर अनुसंधान किए, यानी ध्वनि मतलब आवाज पर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रयोग किए। इसके बाद है इनके सम्मान के लिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके उपलक्ष्य में क्या है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये था रमन प्रभाव, आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं अगले वैज्ञानिक के बारे में, प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल में हुआ। इनका जन्म कहां हुआ, बंगाल के अंदर, कब, 2 अगस्त 1861 को। ये रसायन विज्ञानी थे, यानी रसायन विज्ञान से संबंध रखते थे, ठीक है। भारत में प्रेजेंट पहले इन्होंने क्या की, पढ़ाई विदेश में पढ़ाई की, इनको स्कॉलरशिप मिली थी तो ये बाहर विदेश में पढ़ाई करने गए और वहां रसायन विज्ञान की पढ़ाई करके भारत में है। तो भारत में आने के बाद में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ में असिस्टेंट प्रोफेसर की सामान्य पद पर इनकी नियुक्ति हुई, यानी इनको सामान्य से पद पर काफी इंटेलिजेंट होते हुए भी मतलब इनको क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर भी नहीं बनाया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर इनको सामान्य पद पर नियुक्त कर दिया गया। जबकि इनसे कम जो ज्ञान वाले थे, यानी इनसे कम पढ़ाई करने वाले भी जो अंग्रेज थे उनको इनसे ऊपर वाले पद पर रख दिया। तो इन्होंने उनको एक व्यंग्य प्रकट करते हुए कहा, मतलब उनको ताना देते हुए कहा कि जब आप में खुद में इतनी क्षमता है तो क्यों न अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर लो बड़ी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वहां से उस काम को छोड़ दिया, उसका विरोध किया काम का, क्योंकि कम नॉलेज वालों को ऊंचे पद पर और जबकि अधिक नॉलेज वालों को नीचे पद पर रखा गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फिर वहां से छोड़कर अल्प पूंजी में ही अनेक औषधियां तैयार की, यानी कम पूंजी में क्या किया, बड़े बड़े औषधियां तैयार की। और ये कहां पर तैयार की, यह कार्य बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स में किया, यानी फार्मास्यूटिकल वर्क्स में इन्होंने क्या किया,
कम पैसों में ही, कम खर्च में ही अनेक प्रकार की दवाइयां तैयार की। ठीक है, यह कारखाना आगे प्रगति कर करोड़ों रुपए का हो गया। फिर ये क्या है, जो इन्होंने कारखाना शुरू किया था, जो कंपनी शुरू की थी, ये आगे जाकर करोड़ों की बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। यानी धीरे धीरे इनकी प्रगति हुई, धीरे धीरे इनका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ और ये इस तरह से पहुंच गई कि करोड़ों का बिजनेस इससे स्टार्ट हो गया। इसी के आधार पर देश में अनेक उद्योग शुरुआत हुई। इसी को देखते हुए, इसी से मतलब कहते हुए मोटिवेट होकर क्या है, बहुत सारे भारत में अन्य उद्योग भी शुरुआत हुई, अन्य उद्योगों की। क्या इस तरह से अगर मान लो ऐसे अपन इस स्थान से यहाँ तक डेवलप कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी करें। तो इससे मोटिवेशन होकर लोगों ने बहुत सारे उद्योगों की शुरुआत की। तो ये था प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। इसको भी आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सलाह या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और आपसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसको बताएं, ताकि जो लोग इनसे बड़ी बड़ी कोचिंगों से इनसे वंचित रह जाते हैं या कहीं ट्यूशन नहीं जा पाते हैं या कई अन्य कारणों से हर जगह पढ़ाई के लिए इतने साधन उपलब्ध नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उनकी मदद कर सकता है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।